Welcome to this video. In this video, I discuss about correspondence analysis. First of all, I introduce what is correspondence analysis. Correspondence analysis is a that generates graphical representation of the interactions between objects. क्या है? जो जनरेट करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the interactions between objects of two categorical variables. ऑब्जेक्ट जिनकी कैटेगरी वेरिएबल है उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, उनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, वो कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस कहलाता है। सेकंड है correspondence analysis is a related perceptual mapping technique with similar objectives। क्या है? रिलेटेड परसेप्शनल मैपिंग टेक्निक है विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव। परसेप्चुअल मैपिंग क्या है? व्हाट इज परसेप्शनल मैपिंग? इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द परसीव्ड रिलेटिव इमेज ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है? टेक्निक्स है दैट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द परसीव्ड रिलेटिव इमेज ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। When to use it? हम correspondence analysis को कब इस्तेमाल करते हैं? When you wish to grasp on overall perception of the inter-objects associations। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? Grasp of an overall perception of the inter-objects association। It is descriptive analysis and used according to similar objectives। क्या है? ये descriptive analysis है और हम क्या कर सकते हैं? इसी तरह के डिस्क्रिप्शन करने के लिए, डाटा सेट्स की डिस्क्रिप्शन करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। यूज टू एनालाइज कंज्यूमर परसेप्शन। अब किसके लिए अप्लाई हो रहा है? कंज्यूमर परसेप्शन एंड ब्रांड पोजिशनिंग, और ब्रांड की पोजिशन को एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। When you have categorical variable, कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हमारे पास वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ ये? एसोसिएशन अमंग रो और कॉलम कैटेगरीज। हमने क्या करना होता है? एसोसिएशन को चेक करना होता है इनके दरमियान में, रो और कॉलम कैटेगरीज के दरमियान में। एसोसिएशन बिटवीन बोथ रो एंड कॉलम कैटेगरीज, दोनों में हमने एसोसिएशन, किन दोनों में? रो और कॉलम कैटेगरीज में। रीजन, the main reason is that it can easily transform table display into graphical display to show the association। हम इसको अप्लाई क्या किस वजह से करते हैं? मेन रीज़न इसकी क्या है? जो ये आसानी के साथ ट्रांसफॉर्म कर देता है टेबल डिस्प्ले को ग्राफिकल डिस्प्ले में। किस लिए? जो कैटेगरीज हैं उनकी एसोसिएशन रिप्रेजेंट करने के लिए ये आसानी से जो टेबल वैल्यू हैं उनको हम ग्राफिकली डिस्प्ले कर सकते हैं और जिससे हमें उनकी एसोसिएशन शो होती है ग्राफ से। उनका रिलेशन, एसोसिएशन का मतलब ही ये होता है कि उनका रिलेशन क्या है आपस में। द टेबल इन कॉन्टिजेंसी टेबल, the table is contingency table because in that we can show the attributes। इस टेबल को हम contingency table क्यों कहते हैं? because can show the attributes and objects in column and row। जो क्या हमें शो करता है? खसूसियत को, प्रॉपर्टी को, एट्रीब्यूट्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को इन कॉलम्स एंड रो। कॉलम और रो में जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास कॉन्टिजेंसी टेबल होता है। इन ग्राफ वी कैन इजीली प्रेडिक्ट विच वन कैटेगरी इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द अदर कैटेगरी। ग्राफ क्या है? जिससे हम आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्शन दे सकते हैं क्या? कैटेगरी जो है बेस्ट एसोसिएटेड विद अदर, दूसरी कैटेगरी के साथ कौन सी कैटेगरी अच्छे तरीके से रिलेटेड है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? नॉट सुटेबल फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेक्निक है ये मुनासिब नहीं है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, बिकॉज इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। It is a data deduction technique in which there is no other method which tell us the appropriate number of dimensions।
ये क्या है, डाटा रिजेक्शन टेक्निक है। ऑन नो अदर मेथड, कोई भी दूसरा मेथड विच टेल अस दैट अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिमेंशन, जो अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिमेंशन को एक्सप्लेन नहीं करता। She is quite sensitive to the outlier, showing low degree of association as compared to factor analysis. क्या है, quite sensitive है, outlier जो डाटा सेट में आ जाते हैं। शोविंग ये क्या शो करता है, लोअर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को शेयर करता है एज कंपेयर टू फैक्टर एनालिसिस। डज नॉट शो आउटलायर सेपरेटली, ये क्या टेक्निक है, हमें जो है आउटलायर को सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता, लैदगी से में इनको बताता नहीं है कि आउटलायर का क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके लैदा रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, क्योंकि ये ओनली 2 और 3 डिमेंशन में एक्सप्लेन कर देता है। नेक्स्ट अजम्पशंस क्या होते हैं, जब हम कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस लगा रहे होते हैं। फर्स्ट तो होता है होमोजेनिटी। इन कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस इट इज assumed that there is homogeneity between column variable of the analysis। होमोजेनिटी का क्या मतलब है कि एक जैसे होते हैं कॉलम वेरिएबल ऑफ द एनालिसिस। इफ होमोजेनिटी इज नॉट प्रेजेंट इन एनालिसिस देन द रिजल्ट विल बी मिसलीडिंग, तब क्या होंगे, रिजल्ट मिसलीडिंग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशनल assumption, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशनल assumption। कोएफिशिएंट एनालिसिस नो इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक। ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक है दैट अज्यूम डिस्ट्रीब्यूशनल assumption, जो डिस्ट्रीब्यूशनल assumption को अज्यूम करती है। कैटेगरी assumptions, थर्ड है इसका assumption कैटेगरी assumption। इन कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस इट इज assumed that discrete data has many categories। इसमें हम क्या assume करते हैं, जो discrete data है मैनी कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव डाटा होता है तो उसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। जब क्वालिटेटिव डाटा जिसको हम कैटेगरी डाटा कहते हैं, जिनमें कैटेगरीज आ जाती है, नॉमिनल स्केल आ जाता है, ऑर्डिनल स्केल आ जाता है, वो हमारे पास किसमें डाटा फॉल कर जाता है, क्वालिटेटिव डाटा में, जिसको हम कैटेगरी डाटा भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा हो तो कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस में हम क्या करना है, इन कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस इट इज अज्यूम दैट डिस्क्रीट डाटा हैज मैनी कैटेगरीज। हमने अज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो डिस्क्रीट डाटा की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन मैट्रिक डाटा इज यूज्ड, जो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन मेट्रिक डाटा की हम जो इस्तेमाल करते हैं। वेरिएशन इज डिमेंशनलिटी, वेरिएशन क्या है, इन डिमेंशनलिटी। इफ कंटिन्यूस डाटा इज यूज्ड, अगर हम कंटिन्यूस डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, दे मस्ट बी कैटेगराइज्ड इनटू रेंजेस। अब कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, जो इंटरवल में पाया जाता है, तो उनकी हमने रेंजेस में कैटेगरीज बनानी नहीं होती है, किसमें, रेंजेस में, और ट्रांसफॉर्म इनटू कैटेगरिकल डाटा, इसको हमने कैटेगरिकल डाटा में ट्रांसफॉर्म कर लेना होता है। नेगेटिव वैल्यूज, अब नेगेटिव वैल्यूज के बारे में हम कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस में क्या था, कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस नेगेटिव वैल्यूज नॉट कंसीडर्ड। कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस में नेगेटिव वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते। अब स्टेज 4 ड्राइविंग, जो हमारे पास फोर्स होती है, उसमें हमने क्या करना है, कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस रिजल्ट्स। Terminologies used in correspondence analysis that will help us in our research। जो टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं किसको, कॉरेस्पोंडेंस एनालिसिस में, जो हमें हेल्प करता है रिसर्च में, एक तो है मास। मास इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी सिंगल एंट्री इन द टेबल एज परसेंटेज ऑफ टोटल प्रेजेंटेड बाय द एंट्री। मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जांपल के साथ आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या है, मास इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी सिंगल एंट्री, जो हमारे पास डाटा में सिंगल एंट्री होती है इन द टेबल में, उसको हम कैसे करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रिप्रेजेंटेड बाय द एंट्री। एक तो मास हमने इसमें जो, जब हमने ड्राइव करना होता है कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस, इस टर्मिनोलॉजी में एक तो मास का इस्तेमाल होता है, वो एग्जांपल में एक्सप्लेन के साथ बता देंगे कि हमने मास कैसे इसका फाइंड करना है। सेकंड, इनर्शिया। इनर्शिया है क्या, इनर्शिया मेजर द वेरिएंस अमंग द पॉइंट इन द क्रॉस टेबल। क्या करता है,
मेजर करता है किसको, वेरिएंस को, किसमें, पॉइंट अमंग द पॉइंट्स इन द क्रॉस टेबल के पॉइंट्स के दरमियान वेरिएंस को फाइंड करता है, मेजर करता है। इनर्शिया इज obtained by dividing total chi-square by n। इनर्शिया को obtain करने का एक फार्मूला ये भी है कि हमने जो टोटल chi-square है इसको n यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट पर डिवाइड कर दें, तब भी हमारे पास इनर्शिया की वैल्यू आ जाती है। अब कैपेबिलिटीज क्या है, कोरस्पोंडेंस एनालिसिस handles a categorical independent variable with the categorical dependent variable। कोरस्पोंडेंस कब हम लगाते हैं, जब हमारे पास कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तब हमने कोरस्पोंडेंस एनालिसिस लगाना होता है। कोरस्पोंडेंस एनालिसिस the analyzes the association between two categorical variables। क्या होता है, एनालाइज करता है एसोसिएशन को, रिलेशन को किन के दरमियान में, बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स बाय रिप्रेजेंटिंग, किस में रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज एज अ पॉइंट इन टू और थ्री डिमेंशनल स्पेस ग्राफ। टू और थ्री डिमेंशनल स्पेस ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है इन कैटेगरीज को। डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस क्या हैं, इफ वी वांट टू कन्वर्ट मीट्रिक डाटा इनटू कैटेगोरिकल डाटा, जब हम मीट्रिक डाटा को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैटेगोरिकल डाटा, बाय यूजिंग डमी वेरिएबल। जब डमी वेरिएबल किसको इस्तेमाल करते हुए, डमी वेरिएबल को, देन इट विल लूज इट्स ओरिजिनलिटी। तब क्या हो जाता है, वो डाटा क्या अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर देता है, एंड इट विल नॉट शो एक्यूरेट रिजल्ट, जो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। तो सॉफ्टवेयर में भी आप सोल्व कर सकते हैं, कैसे आपने कॉरेस्पोंडेंस एनालिसिस करना है। एसपीएस में क्या होता है, रिट्रीव स्मोकिंग डॉट सेव, जब हमने डाटा किया हुआ है, एनालाइज का टूल खोलते हैं, डाटा रिडक्शन, लेकिन पहले एनालाइज ओपन करेंगे, फिर डाटा रिडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये एसपीएस में इसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमने को मैथमेटिकली का सोल्व करना है वैसे मैनुअली, तो कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल मेथड की क्लासिफिकेशन की हुई है कि हमने स्टैटिस्टिकल मेथड कब लगाते हैं, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल हो। इस टेबल में अगर हम अब लीनियर रिग्रेशन कब लगाएंगे, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, या फिर बाइनरी हो, या कैटेगोरिकल हो, तो तब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, यस, देन हम लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। अगर नॉन लीनियर रिग्रेशन हो तो क्या हमारे पास क्या होना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब हम नॉन लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। लॉजिक रिग्रेशन कब लगाते हैं, जो हमने एनालिसिस करते हो अपने डाटा का, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल यस कॉन्टिन्यूस हो, बाइनरी हो, या फिर कौन सा हो, कैटेगोरिकल हो। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, अगर बाइनरी है तो फिर ही हम इसके ऊपर लॉजिक रिग्रेशन लगाते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की टेक्निक है स्टैटिस्टिकल मेथड में, तो वो हम कब लगाते हैं, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, कंटिन्यूस हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो, कैटेगोरिकल। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं कोरस्पोंडेंस एनालिसिस कब हम लगाते हैं, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कैटेगोरिकल होना चाहिए। सिर्फ कोरस्पोंडेंस एनालिसिस उस टाइम लगेगा जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों कैटेगोरिकल होगा, तब हम कोरस्पोंडेंस एनालिसिस लगाएंगे। कैपेबिलिटीज ऑफ कोरस्पोंडेंस एनालिसिस, कोरस्पोंडेंस एनालिसिस यही बात तो कर रहे हैं, हैंडल द कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या, जब कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा विद द कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो तब ये कोरस्पोंडेंस एनालिसिस लगाएंगे। अब कोरस्पोंडेंस एनालिसिस एनालाइज द एसोसिएशन, क्या करता है, एनालाइज करता है एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल बाय रिप्रेजेंटिंग
कैटेगरीज एज पॉइंट इन 2 और 3 डिमेंशनल स्पेस ग्राफ। किसमें वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, कैटेगरीज को एज पॉइंट इन 2 यानी कि 2 डिमेंशन में या 3 डिमेंशन स्पेस ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करता है किसी भी 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को। अब 4 स्टेप्स क्या हैं इसके जो हम कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस करते हैं, उसमें हमने अगर एक्सेल स्टैट लगा की मदद से करना हो तो फिर भी हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनमें ये चेक करना होता है कि ये इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंस है या इंडिपेंडेंस है। फर्स्ट हमने क्या करना, टेस्टिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ वेरिएबल। आपको पता है जब हमने इंडिपेंडेंस चेक करना होता है तो हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना होता है, तब हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे कि वो ऐसे भी हम एजम्पशन कर सकते हैं कि एसोसिएशन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। सेकंड क्या होगा, देयर इज अ बिटवीन सम रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट कॉलम्स एंड रोज। सेकंड स्टेप क्या है, कंप्यूट कैटेगरी प्रोफाइल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैटेगरी के प्रोफाइल हम कैसे करेंगे, एंड मैसेज marginal proportions for both points rows and points columns। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, कैटेगरिकल प्रोफाइल्स हमने फाइंड करने हैं और मासेस फाइंड करने हैं फॉर किन के लिए, बोथ पॉइंट्स रोज, क्योंकि कॉन्टिजेंसी टेबल में डाटा दिया होता है कैटेगरिकल डाटा का, तो उसमें पॉइंट्स रो के लिहाज से भी हमने करना है, पॉइंट्स कॉलम के लिहाज से भी करना है, क्योंकि डाटा हमारे पास कॉलम्स और रोज दोनों की शेप में पड़ा होता है और दोनों का हमने प्रोफाइल्स और मासेस निकालने हैं। तो पहले मैंने डेफिनेशन की बात की थी, प्रोफाइल मासेस हम कैसे निकालेंगे और नेक्स्ट इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट डिस्टेंस, हमने कैलकुलेट डिस्टेंस कैसे करना है बिटवीन पॉइंट्स रोज एंड देन पॉइंट्स कॉलम। तो तब हम काई स्क्वायर डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं कैलकुलेट डिस्टेंस कैसे करेंगे, काई स्क्वायर डिस्टेंस से बिटवीन पॉइंट्स रो, जो रोज पॉइंट्स रोज हैं और देन पॉइंट्स कॉलम। पहले तो हम पॉइंट्स रोज में को कैलकुलेट करेंगे, देन फिर किसमें करेंगे, पॉइंट्स कॉलम में। डेवलप बेस्ट फिटिंग स्पेस ऑफ एन डिमेंशंस। क्या होगा जब हमने बेस्ट फिटिंग स्पेस लगानी है एन डिमेंशन की, ये किसके ऊपर रिलाइंग कर रहा है, ऑन पीसीए, फिटिंग स्पेस ऑफ एन डिमेंशंस। फर्स्ट स्टेप में अब एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये कैसे लगाना होता है और इसको ग्राफिकली हम कैसे शो करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि मूवी देख रहे हैं मुख्तलिफ एजेस के लोग, ये हमारे पास क्या होगा, डाटा कैटेगोरिकल डाटा हो गया। कैसे, फर्स्ट कैटेगरी का बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये हमने क्या है, यू क्लासीफाई बाय एज बकेट्स द ओपिनियन ऑफ 1357 मूवी व्यूअर्स ऑन अ मूवी। डिफरेंट एज ग्रुप के लोग ले लिए हमने। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या है, 16 ईयर से 24 तक, जो 16 से 24 साल के लोग हैं उनके हमने किसी एक ख़ास मूवी देखने के बारे में ओपिनियन यानी राय ली हमने कि ये कैसी वीडियो थी। उनके जो कमेंट्स आए हैं ये भी कैटेगरीज में आ गए। जैसे हमने एज ग्रुप को कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, यानी एक कॉन्टीन्यूस डाटा है, इंटरवल डाटा है, इनको हमने कैटेगरीज बना ली। पहली कैटेगरी बनाई 16 साल से 24 साल तक का, क्योंकि हम कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस लगा ही उस टाइम सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, डाटा कैटेगरीज में हो, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कैटेगोरिकल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल भी कैटेगोरिकल हो, तब हम कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस लगाते हैं। अब ये देखें, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये भी एक कैटेगरी फॉर्म में आ गया वेरिएबल। और एज ग्रुपिंग की हमने कॉन्टिन्यूस डाटा को कैटेगरी में तब्दील कर लिया। 25 से 34 और 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64, 65 से 74, 75 प्लस जो उससे बड़े हैं उनके हमने सभी की हमने राय ली। जब हमने 60 से 24 तक किसी को एक वीडियो दिखाने के बाद उनकी ओपिनियन ली कि ये कैसी है, इनमें से 69 ने
कितने टोटल कितने से हमने राय ली, 207 लोगों से हमने राय ली जिनकी एज 16 से 24 साल के दरमियान थी। तो उनमें से 69 ने हमें कहा कि ये बैड यानी बुरी है, 49 ने कहा एवरेज है, गुड जो कहा 48 ने कहा, और वेरी गुड कहा 41 ने। ऐसे ही ये सभी की राय का डाटा हमने कलेक्ट कर लिया 25 से 34 तक जिन्होंने हमें ओपिनियन दी। 148 ने कहा कि ये बैड है, 45 ने कहा एवरेज है, 14 ने कहा गुड है, 22 ने कहा वेरी गुड। टोटल 229 से हमने ये राय ली, ओपिनियन उनके लिए। अब ये देखें इनको हमने ग्राफिकली मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करना है। कॉन्टिजेंसी टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको क्या किया, इनके एजेस ग्रुपिंग बना दे। फर्स्ट ग्रुप में हमने कहा 16 से 24, इसको एक्सेस के ऊपर ले लिया हमने 25 से 34, 35 से 44, ये सभी के हमने पॉइंट्स बना लिए और उनके जो ओपिनियन थे उनको एक और डिमेंशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट डिमेंशन, सेकंड, थर्ड, 3 में हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट वाले ने वेरी गुड कितने लोगों ने कहा था 16 से 24 तक का, उन्होंने 41 तक कहा था। ये देखें ये ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ बन गए 41 तक। इसको हम ग्राफिकली इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टिजेंसी टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आसान होता है। तो सी ये है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है जो इंटरलेशन को हमें रिप्रेजेंट कर देता है। अब गुड कितने लोगों ने कहा, इस पहले तो वेरी गुड वाला है तो सभी का हमने चेक किया कितने लोगों ने, सबसे ज़्यादा जो 16 से 24 वालों ने कहा था कि ये अच्छी वीडियो है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स, क्योंकि बाकी सारों ने, किसी ने 22 ने कहा है, 29 ने कहा है, 28 ने कहा है, 18 ने कहा है, 13 ने कहा है, 14 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। वेरी गुड इसने कहा, और इतने ग्रुप वालों ने कितने में कहा 22 ने, तो ये 20 से थोड़ा सा ऊपर तक ये ग्राफ किया। और नेक्स्ट वाले ने कहा 29 तक, तो ये 29 यानी कि ये 30 के करीब करीब इनके दरमियान में ये ग्राफ हो गया। ऐसे ही गुड वाले का ये ग्राफ बना हुआ है, कितने लोगों ने गुड कहा, कितने थे, फर्स्ट ने 41 थे, तो सॉरी 48 थे, तो ये 48 का ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सभी की हमने अलग अलग कैटेगरी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ये एवरेज के बारे में जिन्होंने इनका ग्रुप के लिहाज से डाटा दिया होता उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। और बैड का कितने लोगों ने कहा, ये लास्ट वाला जो ब्लू कलर की जो बार्स बने हुए हैं ये क्या है हमारे पास डाटा बैड के बारे में बता रहा, और डिफरेंट कैटेगरीज के लोग हैं जिनकी एज ग्रुप डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमने टेस्टिंग, फर्स्ट स्टेप है टेस्टिंग इंडिपेंडेंस। हम काई स्क्वायर में टेस्टिंग इंडिपेंडेंस कैसे करते हैं, एक तो डाटा हमें गिवन है, ये डाटा गिवन है, इधर से हमने इसको काई स्क्वायर टेस्ट कैसे निकालेंगे। एक तो इनका रो टोटल किया 207 एंट्रीज रो की बन गई, और कॉलम की क्या बनी 814। और एक्सपेक्टेड का फार्मूला है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। रो टोटल मल्टीप्लाइड बाई कॉलम टोटल, यानी C1 मल्टीप्लाइड बाई R1 ओवर टोटल 1357, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये फार्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आ गया। फॉर एग्जांपल आपको मैं फार्मूला ही दिखा देता हूँ, ये देखें क्या होता है, रो टोटल कॉलम टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये काई स्क्वायर में मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बताई हुई है कि कैसे आपने सोल्व करनी है। ये देखें जब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी होती हैं तो उनको कैसे करना होता है, रो वन का टोटल मल्टीप्लाइड बाई कॉलम वन का टोटल ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट का वो हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू की। ऐसे ही हमने इस टेस्ट में भी निकाला हुआ है कि कैसे हमने निकाला है। ये वैल्यू हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आने के बाद सारी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकाली, यानी कि फर्स्ट रो इस एंट्री में फर्स्ट कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय 1357
57, तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसे ही सेकंड वैल्यू आई, फर्स्ट सेकंड कॉलम का टोटल और डिवाइडेड बाई 130 51, ये का स्क्वायर वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब का स्क्वायर कैलकुलेशन हमने कैसे निकाली है? पहले वाले को ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसको डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई। ये वाली गुड वाले का कैसे हमने निकाला, 48 माइनस 14.9 एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये 73.1 ये वैल्यू आ गई। का स्क्वायर वैल्यू, पहले भी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लगाना मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये वैल्यू का स्क्वायर की हमने निकाली 73.1। अब का स्क्वायर वैल्यू टोटल हमारे पास का स्क्वायर वैल्यू क्या आ गया, 148, यानी सारी वैल्यू हमने ऐसे निकाली है। यानी कि इसकी ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाई तो होल का स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इनको डिवाइड करके हर एक कॉलम की वैल्यू निकाली और सभी को जब हमने ऐड किया सारी वैल्यू तो हमारे पास 7 टोटल वैल्यू क्या आ गई। जब सभी को ऐड करते गए इधर से और इधर से भी, तो 148.3 ये का स्क्वायर वैल्यू आ गई। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो गई, 18। वो कैसे आया, 7 क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको बताया था कि रो -1 यानी इतनी रोज है हमारे पास, उसको उसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी, रो -1 कॉलम -1। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये किया हुआ रो 7 थी, -1 की और 4 मल्टीप्लाई किया, कॉलम कितने थे 4 -1, तो ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। और पी वैल्यू भी उधर से आ जाती है, आप सॉफ्टवेयर में लगाएं जैसे भी है, तो ये वैल्यू से हमें क्या होगा, 1 सेल 16 to 24, जिसको हमने गुड वाला सेल कहा हुआ है, अकाउंट्स फॉर 49.3%। क्या अकाउंट कर रहा है, 49.3%। कैसे, 73.1 को हम डिवाइड करें इसके ऊपर 148.3 ऑफ द का स्क्वायर वैल्यू ऑफ आर ऑल 28 सेल्स। 28 सेल्स को के लिए एक ही सेल इतने परसेंट हमें वैल्यू दे रहा है। जो पीसीए में भी हम करते हैं कि जो एक चीज़ ही ज़्यादा हमें एक्सप्लेन कर रही है। का स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। दूसरा होता है रो मास और प्रोफाइल मास, हमने कैसे निकालना होता है। रो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर फर्स्ट एंट्री है तो उसका लिए उसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल किया हमने 207। पहले तो अगर 69 को अगर 207 पर डिवाइड करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 33.3%। ऐसे ही 49 को जब 207 पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 23.7%। ये वैल्यू तो हर वैल्यू की निकलती आ रही है, कैसे हम इनको डिवाइड करना और उनकी वैल्यू कितने परसेंट आ रही है इस रो के लिहाज से। टोटल 100% बन रहा है ना इधर, तो 100% ये इसको हमने काउंट करना रो के लिहाज से। 207 69 को डिवाइड किया 207 पर 33.3% बन गया। 49 को 207 पर डिवाइड किया 23.70 बन गया। ये वैल्यू सभी की ऐसे रो वाइज ऐसे हमने निकाली, इनकी परसेंटेज बनती है कितने कितने परसेंट, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड। कितने परसेंट लोगों ने कहा है, 33% लोगों ने कहा है कि ये वीडियो बैड है, 23.7% लोगों ने कहा है कि एवरेज है, गुड 23.2% लोगों ने कहा, और जिनकी एज कैटेगरी क्या थी 16 से 24 थी, और वेरी गुड किन लोगों ने कहा, 19.8% लोगों ने। नेक्स्ट दूसरे ग्रुप में आ जाए, 64.6% लोगों ने कहा है कि ये बैड है, और एज ग्रुप उनका क्या किससे कहाँ तक था, 25 से 34 की एज में। जो लोग थे जिनकी 25 से 34 की रेंज में एज थी, उन्होंने कमेंट किया, ओपिनियन दी, राय दी, 64.6%। ये मेथड आपको समझ आ गया होगा कैसे 148 को डिवाइड किया 229 पर,
तो इसकी परसेंटेज निकाल ली। ये रो वाइज सारी हमने परसेंटेज निकाल ली। जब कॉलम वाइज हमने परसेंटेज निकाल, सभी रो वाइज निकाल ली है, सभी रो वाइज हम निकाल ली। अब ये नीचे वाली वैल्यू हमने कैसे निकाली और ये रो मास कैसे निकाला है। रो मास निकालने के लिए हमने क्या किया, 207 को डिवाइड किया 1350 यानी टोटल पर डिवाइड कर दिया 207 को। फर्स्ट रो की टोटल को डिवाइड किया ग्रैंड टोटल पर, यानी कि टोटल हमारे पास मान लिया वैल्यू, उसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 15.3% आ गया। जब सेकंड वाली को 229 को डिवाइड किया टोटल के ऊपर तो 16.9% आ गया। ये हमारे पास हो गया रो मास, यानी कि रो टोटल को डिवाइड करना है टोटल वैल्यूज के ऊपर, तो ये रो मास आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट एवरेज रो प्रोफाइल हमने कैसे निकालना है। ये जो हमारे पास कॉलम का टोटल होगा 814, इसको डिवाइड करेंगे टोटल के ऊपर, टोटल वैल्यूज के ऊपर, तो ये इसका रो एवरेज प्रोफाइल आ जाएगा। ये सभी ऐसे ही 270 को डिवाइड किया 1357 पर, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज रो प्रोफाइल। 798 को डिवाइड किया 1357 पर, यानी कि थर्ड कॉलम वाला जिसमें जहाँ पर गुड, जिसमें लिखा हुआ है गुड कैटेगरी के बारे में, उनका हमने टोटल किया, कितने लोगों ने, कितने परसेंट लोगों ने कहा कि ये वैल्यू गुड है डिफरेंट एजेस ग्रुप में, तो उनको डिवाइड किया टोटल के ऊपर, तो 7.2% लोगों ने कहा कि ये अच्छी है फिल्म, और 12.9% लोगों ने कहा कि ये वीडियोज़ वेरी यानी बहुत अच्छी है। ये सभी के हमने परसेंटेज, रो प्रोफाइल और मास प्रोफाइल निकालने का मेथड आपको आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने एगन वैल्यू और डिमेंशन कैसे फाइंड करनी है। एगन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है रो मास मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ये हो गया एगन वैल्यूज फाइंड करने का मेथड। रो मास, ये एज ग्रुप की हमने लिखा हुआ, रो मास हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, ये रो मास हमने निकाली है पीछे, ये रो मास जो निकाला है उसको हमने लिखा। और कोऑर्डिनेट्स हमने कैसे निकाला है, पीसीए को अप्लाई करते हुए। F1 कोऑर्डिनेट्स आर ड्राइव्ड यूजिंग पीसीए, पीसीए को यूज़ करते हुए हमने कोऑर्डिनेट्स इसके निकाले हैं। F1 जिसको हम कहते हैं F1 कोऑर्डिनेट्स, यानी फर्स्ट डिमेंशन जो है हमारे पास F1 है, उसके लिए हमने कौन सा इस्तेमाल किया, पीसीए का प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को अप्लाई किया। एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमने निकाल ली, और वैल्यू आइगन वैल्यूज की कैसे आ गई, a मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, यानी कि रो मास मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। तो ये इसके कंपैरेटिवली ये वैल्यू आती गई डिफरेंट एज ग्रुप्स की, यानी 16 से 24 तक की और 25 से 34 वालों की, ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। इससे एगन वैल्यू क्या हो गई, F1 की वैल्यू आ गई। टोटल हमने जब सभी को वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल आया 0.095, ये एगन वैल्यूज होगी। F2 के लिए भी ऐसे ही हमने निकाली वैल्यू, वो 0.012 होगी, यानी कि रो मास। और F2 के लिए कोऑर्डिनेट्स हमने फिर दूसरे तरीके से निकाला और 3 ये वैल्यू निकाली। अब वेरिएंस हम कैसे निकाल रहे हैं, इनर्शिया हमारे पास 46 पॉइंट अमंग होता है, वेरिएशन वो क्या होता है 46.6%। इनर्शिया की वैल्यू थी हमारे पास 0.109। तो कैसे ये हमारे पास इनर्शिया का वेरिएशन, कैसे हमने इनकी परसेंटेज को कैसे निकाला, कि डिवाइड कर दिया इसकी एगन वैल्यूज को किसके ऊपर, उसकी इनर्शिया की वैल्यू के ऊपर। डिमेंशन ये एक्सप्लेन कर रही है एगन वैल्यूज, F1 की वैल्यू ये एक्सप्लेन कर रही है। डिमेंशन F1 एगन वैल्यू 0.095 एक्सप्लेन्स 86.6%। कैसे 86.6% इसने शो किया, 0.095 को डिवाइड किया उसकी इनर्शिया की वैल्यू 0.109 के ऊपर ऑफ द इनर्शिया और वेरिएंस, तो ये वैल्यू हमारे पास 86.6% को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने सिंगुलर वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। एगन वैल्यू है 0. पहले की और सेकंड की और थर्ड की हमने फाइंड कर लिया, जैसे F1 की हमने फाइंड की थी। सिंगुलर वैल्यू क्या होगी, सिंगुलर वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ एगन वैल्यू। जो हमने एगन वैल्यू की फाइंड की हुई है उनका स्क्वायर रूट लेना, यानी 0.095 का स्क्वायर रूट लिया तो उसकी सिंगुलर वैल्यू आ गई। F2 का स्क्वायर रूट लिया तो उसकी एगन वैल्यू के लिया तो उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आ गई।
इसकी सिंगुलर वैल्यू होगी, इसका भी स्क्वायर रूट लिया तो सिंगुलर वैल्यू होगी। It is the maximum canonical correlation between the categories of the variables in analysis for any given dimension। अब सिंगुलर वैल्यू किसको कहते हैं? जो मैक्सिमम कैनोनिकल कोरिलेशन होती है बिटवीन किन के दरमियान में, कैटेगरीज ऑफ द वेरिएबल इन एनालिसिस फॉर गिवन डिमेंशंस में। कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर डिस्टेंस। अब काई स्क्वायर डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है? फॉर पॉइंट्स रोज, रो प्रोफाइल माइनस एवरेज रो प्रोफाइल स्क्वायर, रो प्रोफाइल माइनस एवरेज रो प्रोफाइल स्क्वायर, एवरेज रो प्रोफाइल। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। एड एवरेज गुड वेरी गुड, ये हमने इन सभी की वैल्यू को क्या किया? सम किया। 4 34, तो टोटल वैल्यू का सम करते गए, सभी का सम करते गए, और डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ सम, स्क्वायर रूट ऑफ सम। रो प्रोफाइल 0.12 माइनस एवरेज प्रोफाइल क्या होगा? 0.01 0.0। अब गुड वेरी गुड, एवरेज रो प्रोफाइल क्या होता है? गुड वेरी गुड। ये देखें पीछे हमने जो डाटा लिया हुआ है, अब काई स्क्वायर डिस्टेंस डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट्स रो एंड द सेंट्रोइड एवरेज एट द intersection of the f1 and f2 dimensions। the point row 16 to 24 is most distant from centroid 0.72। डिस्टेंस इधर से हमने जो डिस्टेंस इसका निकाला है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है सेंट्रॉइड से। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट रो और एंड द सेंट्रॉइड एवरेज एट द इंटरसेक्शन ऑफ f1 एंड f2 डिमेंशंस, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। रो प्रोफाइल एवरेज रो प्रोफाइल, एवरेज रो प्रोफाइल का स्क्वायर, ये कैसे हमने फाइंड किया? कैलकुलेट इनर्शिया और वेरिएंस यूजिंग पॉइंट्स रोज। कैलकुलेशन ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को हमने कैसे किया? वेरिएंस सम रो मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया? काई स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन रो पॉइंट एंड द सेंट्रोइड एवरेज स्क्वायर रूट ऑफ किसका लिया? सम रो प्रोफाइल माइनस एवरेज रो प्रोफाइल स्क्वायर, एवरेज रो प्रोफाइल। ये फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सम, किसका सम हमने किया हुआ है? रो प्रोफाइल माइनस एवरेज रो प्रोफाइल का स्क्वायर, एवरेज रो प्रोफाइल। रो प्रोफाइल कहाँ पे हमने वैल्यू निकाली? ये रो प्रोफाइल की वैल्यू थी हमारे पास, रो प्रोफाइल की वैल्यू 33.3%। ये सारी हमने क्या की थी? रो प्रोफाइल, एवरेज रो प्रोफाइल ये हो गया, और रो ओवर हमने रो ये फार्मूला लगाया हुआ, एवरेज रो प्रोफाइल। पहले रो प्रोफाइल की वैल्यू लिखी, माइनस की रो एवरेज रो प्रोफाइल, सभी का स्क्वायर किया और एवरेज रो प्रोफाइल निकाला, तो सभी का सम किया। बैड एवरेज गुड वेरी गुड, ये वैल्यू हमने निकाल ली हुई हैं और इनका सभी को हमने क्या किया? सम किया। तो सम करते गए और उसका स्क्वायर टू लिया तो डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस के बाद हमने इनर्शिया फाइंड करना है पॉइंट रोज यूजिंग पॉइंट रोज। हमने इनर्शिया फाइंड करना हो या वेरिएंस फाइंड करना हो, किसको? पॉइंट रोज को इस्तेमाल करते हुए। तो क्या करेंगे? फार्मूला क्या होगा था? वेरिएंस सम क्या होगा? रो मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। मास डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया हुआ है, तो डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर किया, और इनर्शिया हमारे पास क्या होगा? मास को मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस स्क्वायर के साथ, तो ये इनर्शिया की वैल्यू आती है। क्लियर? ये परसेंटेज इसकी निकाल ली। अब नीचे फिर इनको एक्सप्लेन किया। रो मास क्या होता है? नंबर ऑफ केसेस इन रो और टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं? नंबर ऑफ रो ऑफ केसेस इन रो, एक के
रो में कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, उन टोटल केसेस के ऊपर डिवाइड किया तो रो मास आ गया। डिस्टेंस कैसे निकाला, chi-square डिस्टेंस बिटवीन रो पॉइंट एंड द सेंट्रॉइड एवरेज स्क्वायर रूट किसका हुआ, रो प्रोफाइल माइनस रो एवरेज रो प्रोफाइल होल का स्क्वायर, एवरेज रो प्रोफाइल उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो गया, सभी को ऐड किया और बाद में की वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया डिस्टेंस। इनर्शिया क्या हो गया, वेरिएंस सम रो मास मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस स्क्वायर। नॉर्म द इनर्शिया क्या होगा, रो इनर्शिया ओवर टोटल इनर्शिया, रो इनर्शिया टोटल इनर्शिया को ओवर डिवाइड करेंगे तो नॉर्म इनर्शिया आ जाएगा। कैलकुलेट दिस टेबल एक्सेल स्टैट, जो हमारे पास अप्लाई कौन सा होता है टूल, एक्सेल स्टैट जो कैलकुलेट करता है। इट शोज दैट रो कैटेगरी जनरेट द मोस्ट इनर्शिया रो 72% ऑफ इट, ये ज़्यादा इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 72%। अदर वे, अगर और तरीक़ों से हमने इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है, काई स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली 148 पॉइंट पीछे, उसको डिवाइड कर देंगे सैम्पल साइज के ऊपर 1357 पर, तो ये इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। इनर्शिया सम ऑफ डिमेंशन एगन वैल्यू शोज, इनर्शिया क्या है, सम ऑफ डिमेंशन एगन वैल्यूज है, एगन वैल्यूज की डिमेंशन का सम है, जो क्या शो करता है, मच ईच डिमेंशन एक्सप्लेन्स ओवरऑल इनर्शिया। फर्स्ट डिमेंशन है f1, दूसरी f2 है, थर्ड f3 है। एगन वैल्यू निकाली 0.095, 0.0 ये f2 की एगन वैल्यू है, थर्ड की है, तो इनके वेरिएंस क्या हमें शो, टोटल हम सम करें तो 0.109 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हमने इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं तो सभी वैल्यू का एगन वैल्यूज का सम भी क्या होता है, इनर्शिया होता है, सम ऑफ डिमेंशंस एगन वैल्यूज। ये जो स्टेप है दो से मेथड से क्या होता है, सभी जो डिमेंशन एगन वैल्यूज की होंगी उनका सम करें तो क्या आ जाएगा, इनर्शिया होगा। अब वेरिएंस इनका फर्स्ट कितना कर रहा है, सेकंड कितना कर रहा है, इसकी वेरिएशन शो कर रहा है, थर्ड कितनी वेरिएशन कर रहा है डिमेंशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स रोज टू डिमेंशन f1, हमने कंट्रीब्यूशन कैसे करनी है रो की f1 के लिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट रोज की कैसे करेंगे, ये f1 f2 f3 हमने ये फाइंड किए हुए हैं 75 82.90। रो परसेंट कैसे निकाली है हमने, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हमने वो निकाला PCA को निकाल कर, डमी f1 डायमंड f1 एगन वैल्यूज, रो मास मल्टीप्लाइड बाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर, ये एगन वैल्यूज आती गई 0.095 0.095, सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। कंट्रीब्यूशन कैसे हुई, ऑफ पॉइंट 82.97%, 1.34%। इसको निकालने का मेथड क्या है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स टू डिमेंशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिमेंशन एक्सप्लेन्ड बाय द पॉइंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स रोज टू डिमेंशंस हेल्प अस इंटरप्रेट द डिमेंशन, द सम ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ फॉर ईच डिमेंशन इक्वल्स 100%। ईच डिमेंशन का क्या होगा, सम किसके इक्वल होगा, 100% होगा। ऐसा जिसके इतना ये वाले स्टेप का इतना कोई इशू नहीं है कि क्यों है, वो मैं आपको बता रहा था मास कैसे निकालना है, प्रोफाइल हमने कैसे निकालना है, एग्जाम्पल इसलिए लिए पेपर में सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट आया हुआ है, आपने थ्योरेटिकली इसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल लेने का मकसद है कि आपको समझ आए कि हमने इसको कैसे निकालना है वैल्यूज को। नेक्स्ट है डिमेंशंस ऑफ पॉइंट्स रोज स्क्वेयर्ड कोरिलेशन, ये कैसे उन्होंने निकाला हुआ है, ये तो आपने उसके साथ निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिमेंशन कैसे निकालते हैं, पॉइंट कोऑर्डिनेट स्क्वायर, पॉइंट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करें और डिवाइड करें डिस्टेंस स्क्वायर के ऊपर, पॉइंट कोऑर्डिनेट स्क्वायर और डिस्टेंस स्क्वायर, तो स्क्वायर कोरिलेशन आ जाएंगी। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिमेंशंस टू पॉइंट्स रो टेल्स हाउ मच ऑफ अ पॉइंट इनर्शिया इज एक्सप्लेन्ड बाय अ डिमेंशन, कंट्रीब्यूशन आर कॉल्ड स्क्वेयर्ड कोरिलेशन, कंट्रीब्यूशन जो क्या कहलाती हैं, स्क्वेयर्ड कोरिलेशन, सिंस दे आर द सेम एज COS square, यानी squared correlation square for the angle between the line from the centroid to the point and the principal axis। कहता है ऐसा जितना फ़ायदा नहीं है, बस आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वेयर्ड कोरिलेशंस क्या क्या हमें बताती हैं, इफ़ कंट्रीब्यूशन इज़ हाई
द एंगल बिटवीन द पॉइंट वेक्टर एंड द एक्सिस इज स्मॉल। तो जो एंगल होगा वेक्टर के दरमियान और एक्सिस के वो क्या होगा, स्मॉल होगा। बिटवीन द पॉइंट वेक्टर एंड द एक्सिस इज स्मॉल। तो कैसे निकाला हुआ है, पॉइंट कोऑर्डिनेट स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर को डिवाइड किया, पॉइंट कोऑर्डिनेट स्क्वायर को डिवाइड किया हुआ है डिस्टेंस स्क्वायर पर, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डायमेंशंस आ गए। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी हमने कैसे निकालनी है, स्क्वायर कोसाइन फॉर द पॉइंट्स, क्वालिटी फॉर f1 f2 फ्रॉम f1 f2 f3। quality is equal to sum of the squared correlation for dimensions shown normally f1 f2. Quality is different for each point row or point column. Quality is present whether the point on a two-dimensional graph is accurately represented. Quality is interpreted as co-proportion. इस पोर्शन की आपको इतना ऐसा फ़ायदा नहीं है, यहाँ आपने क्वालिटी के बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस का। और इसको हमने प्लॉट पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, इनके पॉइंट्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है। तो 17+ जो है ये ऊपर को हमने एज ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनकी एज ग्रुप ये हैं, और ऊपर को उनके पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। पॉइंट रो एक्सिस f1 f2 97%। रिव्यू ऑफ कैलकुलेशन फॉलोज। हम पीसीएस से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, और मास कहाँ कहाँ से फाइंड करते हैं, एगन वैल्यूज। मास से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं, एक तो इनर्शिया। इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस से और मास से। एगन वैल्यूज हमने कैसे फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट से और मास से। ये पीछे वाली चीज़ों को इन्होंने डिस्क्राइब किया। प्रोफाइल कैसे हम चेक करते हैं, एक प्रोफाइल से। डिस्टेंस कैसे करते हैं, प्रोफाइल से। और काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट टेस्ट भी हम प्रोफाइल से ही सोल्व करते हैं। तो इतना कोई ऐसा जो फ़ायदा नहीं है। डिस्टेंस स्क्वायर रूट कैसे हमने पहले निकाला वही बताया हुआ है, ये भी वही बताया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट्स को समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट्स जो डिमेंशनली हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन स्टडी करने वाले हैं ये अच्छी तरीके से पढ़ें। जो हमने डाटा एनालिसिस किया, एज कैटेगरीज एंड ओपिनियन कैटेगरीज आर डिपेंडेंट। जो क्या है, एज कैटेगरीज और ओपिनियन जो है कैटेगरीज डिपेंड करते हैं। ओवरऑल काई स्क्वायर पी वैल्यू 0.0%। द मोस्ट डिफरेंट पॉइंट रो इज 16। ग्रुप कौन सा है, 16 से 24 तक। उसकी क्या है, काई स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड एक्सेस फॉर 72.0% ऑफ इनर्शिया। द मोस्ट डिफरेंट पॉइंट्स कॉलम इज गुड 0.90। chi-square distance from centroid accounts for 59.6% of inertia. Conclusion: we have to remember that we cannot directly compare the distance across categories row versus column. We see that the 16 to 24 point row makes a greater contribution to inertia and overall chi-square versus good point column. This is because the 16 to 24 point row has a greater mass. 2207 occurrences has is only 98 for good। ये एग्जांपल देने का मकसद था कि थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट होगा आपने इनकी वैल्यूज को कैसे शो करवाना है। तो आपने जो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया वही करना है। आपके पेपर में सिर्फ एक बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस का, वो भी आपको थ्योरेटिकली नहीं, वो भी आपको कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली दिया गया है, और उसमें आपको मैथमेटिकल कोई टेस्ट नहीं आया हुआ जिसके आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पता होना चाहिए क्या है, किस तरह के डाटा के साथ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कब लगाएंगे, जब हमारे पास डाटा क्या होना चाहिए, ये वाला टॉपिक जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, ये ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस क्या है, इसके कब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस क्या है, रीज़न क्या है जब हम इसको अप्लाई करते हैं, और क्या करता है इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं। ये सभी को आपने रिवाइज करना है, और एग्जाम्पल की तरफ इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, वो आया भी नहीं हुआ पेपर में। जो थ्योरेटिकली एक बार पेपर में आया हुआ है कि क्या है, व्हाट इज़ कॉरस्पॉन्डेंस एनालिसिस, जो आप जानते हैं उसके बारे में आपने लिख देना है। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बताया, एडवांटेज डिसएडवांटेज,
और कहाँ कब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों कैटेगरीज में होंगे, तब हम किसको अप्लाई कर सकते हैं, कोरस्पोंडेंस एनालिसिस को। अगर डाटा हमारे पास कॉन्टीन्यूस डाटा सेट हो तो फिर भी हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को फिर भी हम लगा सकते हैं, और डिस्क्रीट को भी हमें अज्यूम करना होता है कि ये कैटेगोरिकल डाटा है। यही आपका टॉपिक था। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक रह गया आपका क्लस्टर एनालिसिस, वो एक्सप्लेन करके तो आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे।